हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में। तो लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल के इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लाइटिक लाइसोजेनिक साइकिल जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम रेप्लिकेशन के बारे में। तो अब रेप्लिकेशन को स्टडी करने के लिए वायरस में पर्टिकुलर जो मॉडल यूज करते हैं वो है बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज के बारे में आपने सुना ही होगा। बहुत तरह के बैक्टीरियोफेज आपको यहाँ वहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। लैब में जब भी हम वायरस की स्टडी करते हैं तो यूजुअली हम बैक्टीरियोफेज का ही स्टडी करेंगे, क्योंकि वो ह्यूमंस को कम इन्फेक्ट करते हैं, वायरस को ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं और उनके कल्चर को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। वायरस ओके, बैक्टीरियल कल्चर को भी वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं लाइटिक साइकिल के बारे में और कुछ जान लेंगे हम लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइटिक साइकिल से। अब लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि जो वायरस हमारा होता है, जब भी वो किसी को इन्फेक्ट करेगा होस्ट सेल को, तो उसे वो डायरेक्टली मार देगा। इट विल किल द होस्ट। ओके। और उसी तरफ जो लाइसोजेनिक साइकिल है उसमें ऐसी इमीडिएट किलिंग तो नहीं होती, बट लाइसोजेनिक साइकिल भी बाद में लाइटिक साइकिल में जा सकती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में भी हम स्टडी कर लेते हैं साथ ही में। अब जैसे लाइटिक साइकिल के अगर मैं कुछ वायरसेस के एग्जांपल दूं तो जो हम टी फेजेस के बारे में पढ़ते हैं उनमें से भी पर्टिकुलरली T1 टू T7 फेजेस। इसके अलावा मेंबर्स ऑफ लेविविरिडे एंड सिस्टोविरिडे भी इसमें आते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम आने वाली क्लासेस में भी पढ़ेंगे। तो आपको ये चिंता करने की बात नहीं है कि आपको बस ये यहाँ ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल के आप नाम याद रख लें, बाकी हम डिटेल आगे की वीडियो में ही पढ़ेंगे। तो लाइसोजेनिक के एग्जाम्पल भी हम साथ में लिख लेते हैं। अब लाइसोजेनी में जो आप स्पेशल एग्जांपल पढ़ेंगे वो है लैम्डा फेज, और उसके अलावा L2 फेज और प्लाज्मोविरिडे के मेंबर्स भी इसमें आते हैं। लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल के बारे में छोटी सी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी, पर इसके साथ आपको जो एक चीज याद रखनी है वो है प्रोफेज। अब प्रोफेज का कॉन्सेप्ट मैं आपको डायग्रामेटिकली भी बताऊंगा। अब इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो जो मैंने यहाँ पे रेड कलर का डीएनए फ्रेगमेंट शो किया है ये है वायरल डीएनए, और जो यहाँ पे ब्लैक कलर का फ्रेगमेंट प्रेजेंट है वो है होस्ट डीएनए। ये जो केस आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा लाइसोजेनिक साइकिल में, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो वायरल डीएनए है वो होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर लेगा और उसी फॉर्म में रहेगा, उसी फॉर्म में रेप्लिकेट करेगा और अपनी जो वायरस के जीन है, जो ये पर्टिकुलर रेड कलर से जो मैंने यहाँ पे शो किया है, वो होस्ट अपने प्रोजेनीज में भी ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर जीन उसके साथ रेप्लिकेट होगा। तो प्रोफेज में हम लिख सकते हैं कि ये वायरल जीनोम प्लस होस्ट जीनोम का एक हाइब्रिड है। इसी को हम यहाँ पे प्रोफेज कहेंगे। अब आने वाले वीडियो के इसी अगले पार्ट में अगर मैं आपको प्रोफेज एक्सप्लेन करूं तो आप समझ जाइए कि प्रोफेज का मतलब यही है। ओके। तो इंट्रोडक्शन तो हो गया है खत्म। अब चलते हैं मेन प्रोसेस की तरफ। तो हम सबसे पहले ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे लाइटिक साइकिल से। अब लाइटिक साइकिल के जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल यहाँ पे बताए थे कि ये जो टी फेजेस होते हैं ये बहुत ही अच्छे एग्जांपल है अगर हमें लाइटिक साइकिल स्टडी करना हो। उसमें भी हम अगर कभी स्टडी करेंगे तो उसमें भी जो T4 फेज है उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो पूरे टी सीरीज ऑफ फेजेस में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम टी फेजेस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब टी फेजेस का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि इन्हें लाइटिक फेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं जब भी ये किसी होस्ट में एंट्री लेते हैं तो उनमें लाइसिस और होस्ट सेल की डेथ होना बहुत ही कॉमन है, और ये 25 टू 35 मिनट्स में हो जाता है। अब आप लाइटिक साइकिल के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी होस्ट सेल के बारे में कि उसमें क्या प्रोसेसेस चलती हैं जो कॉमन है हर एक होस्ट में जो वायरस हाईजैक करेगा, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। अभी आप बिल्कुल ध्यान से इसे समझिएगा
कि जो हमारा होस्ट सेल होता है वो मेनली 3 प्रोसेसेस है उसके पास जो वो परफॉर्म करेगा। सबसे पहली है रेप्लिकेशन, फिर उसके बाद आती है ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद आती है ट्रांसलेशन। अब ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं, जब ये होस्ट परफॉर्म करता है तो इस चीज को परफॉर्म करने के पीछे होस्ट के पास अपने रीजन होते हैं। उसके बाद सबसे पहला रीजन है, जब वो रेप्लिकेशन करेगा तो उसमें सेल डिवीजन होगा। वो सेल डिवीजन कैसे होगा कि वो अपने डीएनए फ्रेगमेंट को 1 से 2 करेगा। फिर बायोसिंथेसिस भी होती है। अभी बायोसिंथेसिस किस चीज की हो सकती है? आप कह सकते हैं प्रोटीन्स की हो सकती है, कुछ पर्टिकुलर विटामिन की हो सकती है, कोई भी और एलिमेंट्स जैसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ये सब होस्ट अपने लिए बनाता है। और उसके अलावा ग्रोथ। तो इन 3 फंक्शंस के लिए पर्टिकुलर ये रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन यूज की जाती है। अब इन्हीं तीनों प्रोसेसेस को, जो होस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को हाईजैक करता है वायरस। वायरस इनको हाईजैक करके करेगा क्या? अब एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ऐसा है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, कि वायरस के पास अपना कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, अपनी कोई मशीनरी नहीं है जिसके थ्रू वो अपने आप को फुली रेप्लिकेट करे। आपको पता है कि जब भी वायरस एक्स्ट्रा सेलुलर में होता है, जब भी वो एक्स्ट्रा सेलुलर में होता है तो वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि उसके पास लिटरली अपने लिए कोई ऐसी मशीनरी अवेलेबल नहीं है जिसकी मदद से वो ऐसा कर सके। पर जब भी वो इंट्रासेलुलर जाता है, मतलब जब भी वो होस्ट के अंदर जाएगा, तो उसकी मशीनरी को हाईजैक कर लेगा, जिससे वो खुद को रेप्लिकेट करेगा, अपने प्रोडक्ट्स, आई मीन अपने प्रोटीन्स बनाएगा, एंजाइम्स बनाएगा, ये सब बनाता है। तो ये हाईजैक कैसे करेगा उसको समझने के लिए हम डायरेक्टली चलते हैं लाइटिक साइकिल की प्रोसेसेस पे, जो मैं आपको स्टेप वाइज समझाऊंगा 1 2 3 पॉइंट आउट करके, ठीक है? तो अब हम सबसे पहला जो इसके बारे में पढ़ेंगे वो है इसकी प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब एड्सॉर्प्शन में आपको क्या समझना है? एड्सॉर्प्शन में मैं पहले आपको इधर डायग्राम बना के दिखाता हूं। एक रफ डायग्राम है। अब ये जो आपने साइड में यहाँ पे डायग्राम देखा, इसमें आपको पता है कि ये वाला रीजन है हेड रीजन, इसके नीचे वाला है टेल रीजन, ठीक है? अब इस टेल रीजन में जो ये आपको फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं टेल फाइबर्स। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझने की जरूरत है कि जब हम एड्सॉर्प्शन प्रोसेस, जब वायरस करेगा, तो उसमें वो क्या करता है कि ये जो वायरस है ये होस्ट सेल पे जाएगा और किसी एक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा, ठीक है? अब ये जो बाइंडिंग होगी, इसमें क्या होता है कि ये जो टेल फाइबर पार्ट है ये इस रिसेप्टर के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ओके, तो ये क्या करेगा, अगर ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये जाके उससे अटैच हो जाएगा। अब जब वो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री अटैचमेंट वहां पे हो गई, अगर वो सक्सेसफुल है तो वो बढ़ जाएगा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिल्कुल टंग ट्विस्ट हो गई थी, सॉरी। तो नेक्स्ट स्टेप है टेल शीथ कॉन्ट्रैक्शन। अब इस टेल शीथ कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो दो चीजें काम करती हैं वो है मैकेनिकल और एंजाइमेटिक सपोर्ट। अब ये जो पर्टिकुलर सेकंड स्टेप है ये है इंसर्शन ऑफ वायरल जीनोम इनटू होस्ट साइटोप्लाज्म। अब इस पर्टिकुलर चीज में आपको क्या समझने की जरूरत है? अब ये देखिए, जो मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाया है वो मैं अभी आपको नीचे भी दिखाऊंगा, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये वही सेम वायरस बनाया है जो मैंने यहाँ भी आपको दिखाया था। अब ये वायरस क्या करेगा, जब ये उससे अटैच हो गया तो जो इसका टेल पार्ट है वो भी उससे अटैच हो जाएगा और जो जीनोम है वायरस का वो अंदर जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये टेल का रीजन है ये क्या करेगा, एक तरह से ड्रिल करेगा, ठीक है? उसके अलावा जो ये पूरा का पूरा वायरस है वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और जो यहाँ पे एंजाइमेटिक सपोर्ट है वो है इसके लाइसोजाइम्स। अभी लाइसोजाइम्स क्या करते हैं? अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये मैंने यहाँ पे बैक्टीरियल सेल वॉल बनाई है। अब आपको पता है बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, तो ये लाइसोजाइम क्या करेगा, ये करेगा डिग्रेडेशन ऑफ दैट पेप्टिडोग्लाइकन। अब इधर कहीं उसका बैक्टीरियल सेल का जीनोम होगा और यहां से घुस रहा है वायरस का जीनोम, जिसे मैं अभी रेड से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो।
ये समझ लीजिए कि वायरस जीनोम है और ये यहाँ से ऐसे ऐसे निकल के आ जाएगा अंदर साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया के। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो है, अब यहाँ पे मैंने थर्ड स्टेप को प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्यों कहा है। अच्छा, आप एक बात यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए कि जैसे ये वायरस है ये अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डालेगा, तो आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता और उसका जो अपना जीनोम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो एक्सपोज्ड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सारी मशीनरी जो भी उसके पास अवेलेबल है, जैसे मैं अगर कहूँ राइबोसोम्स हो गए या उसके अपने अमीनो एसिड्स हो गए या फिर अदर कुछ एंजाइम्स हो गए, वो सब यहीं पे अवेलेबल है। तो जब भी ये वायरस का जीनोम अंदर एंटर करेगा, ये सबसे पहले क्या करेगा कि ये होस्ट की मशीनरी को यूज करेगा और अपने जीनोम से mRNA को सिंथेसाइज करेगा। फिर वो फिर से क्या करेगा, अब वो होस्ट के राइबोसोम को यूज करेगा और प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेगा। ये जो प्रोटीन है इनको मैं कहूंगा अर्ली प्रोटीन्स। अब इन अर्ली प्रोटीन्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इन अर्ली प्रोटीन्स में आएंगे तीन तरह के प्रोटीन्स। सबसे पहला है डीएनए पॉलीमरेज, जो हेल्प करेगा रेप्लिकेशन में। दूसरे नंबर पे आएगा रिपेयर एंजाइम्स। अब ये रिपेयर एंजाइम्स क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, आप इसे ये कह सकते हैं कि जो लाइसोजाइम और इसके अपनी ये शीथ कॉन्ट्रैक्शन और मैकेनिकल हेल्प की वजह से यहाँ पे एक पोर बन जाता है, जिस पोर को सील करना बहुत जरूरी है ताकि जो पर्टिकुलर हमारे पास होस्ट है वो खुद ही लाइस ना हो जाए। अब वो खुद तो उसको रिपेयर नहीं करेगा, पर जो वायरस अपने mRNA से रिपेयर एंजाइम्स को सिंथेसाइज करेगा वो उस एंट्री को सील करेंगे। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है वो है डीएनएज एंजाइम। अब डीएनएज एंजाइम में कुछ ऐसे एंजाइम्स आएंगे जिनका एक पर्टिकुलर रोल है, वो है डिग्रेडेशन या फिर आप कह सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ होस्ट डीएनए इनटू इट्स प्रिकर्सर्स, और यही प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स बाद में वायरस अपने लिए यूज करेगा। अब जो फोर्थ नंबर पे इसके बाद स्टेप आएगा वो है मशीनरी हाईजैक का। मेन हाईजैकिंग यहीं से स्टार्ट होगी। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा वायरस है वो सबवर्ट कर देगा उस होस्ट मशीनरी को अपने यूज के लिए। अब इसके बाद क्या होगा, जो फिफ्थ स्टेप है उसमें वायरस अपनी कॉपीज को इंक्रीज करेगा। इसके बाद हम डायरेक्टली चलेंगे सिक्स स्टेप में, जिसमें जो वायरस की कॉपी होगी मेनली यहाँ पे वो अपने जेनेटिक मटेरियल को जब कॉपी बनाएगा तो उसकी कॉपीज को क्या होगा कि वो ट्रांसलेट करेगी और ट्रांसक्राइब भी करेगी, जो बाद में फॉर्म करेगी लेट प्रोटीन्स। अब इन लेट प्रोटीन्स में जो प्रोटीन्स आते हैं वो है सबसे पहला कैप्सिड, दूसरे नंबर पे जो आएगा वो है टेल प्रोटीन और थर्ड नंबर पे जो आएगा वो है लाइसोजाइम्स। अब ये जो मैंने आपको अर्ली एंड लेट प्रोटीन्स के बारे में बताया है, आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक और चीज आपको बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वायरस जो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है नॉन स्ट्रक्चरल। अब आप इसमें प्रोसेस में जब देखेंगे कि लाइटिक लाइसोजेनिक साइकिल में, मेनली लाइटिक साइकिल में क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो इसने सबसे पहले आते ही ट्रांसक्राइब किए हैं और उसके बाद ट्रांसलेट किए हैं, जो अर्ली प्रोटीन्स उसने बनाए हैं ये है नॉन स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, और जो यहाँ पे उसने लेट प्रोटीन सिंथेसाइज किए हैं ये सब हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि अगर आपको कभी किसी भी एग्जाम्स में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अर्ली प्रोटीन्स कौन से तरह के प्रोटीन होते हैं, स्ट्रक्चरल होते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल होते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दें कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन कब सिंथेसाइज होते हैं, लेट फेज में या अर्ली फेज में, तो आप बता सकते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स लेट फेज में होते हैं और नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स अर्ली फेज में प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके बाद हम सिक्स स्टेप के बाद सेवन स्टेप पे डायरेक्टली चलेंगे, जिसमें है पॉइंट ऑफ असेंबली। अब इस असेंबली में क्या होता है, अब इस असेंबली में आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बने हैं और यहाँ पे जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं,
अब इनमें आप कह सकते हैं कि जो मेन नॉन स्ट्रक्चरल यहाँ पे फॉर्म हुए उनका काम अभी खत्म हो चुका है। वायरस ने एक सफिशिएंट नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज बना ली है, जिसको मैं यहाँ पे एग्जांपल से शो कर देता हूँ। अब वायरस ने डीएनए कॉपीज के साथ साथ आपको बताया कैप्सिड भी फॉर्म कर दिया है। ये क्या करेंगे, ये इंटीग्रेट करेंगे और ये पूरा हेड रीजन को फॉर्म कर देंगे। अब जब ये असेंबली में जब हेड रीजन फॉर्म होता है तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले यही फॉर्म होगा फर्स्ट, ओके। और जो सेकंड नंबर पे जो फॉर्म होगा वो है इसके टेल रीजन। यहाँ पे मैं इसी हेड रीजन को वैसे ही रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब इस हेड रीजन के साथ कंबाइन जो चीजें होंगी वो है टेल रीजन, ठीक है। अब ये टेल, बेस प्लेट और टेल फाइबर्स आप समझ लीजिए अलग सिंथेसाइज हुए थे, ये मर्ज हो गए और इसके साथ होंगे, जिससे वो बनाएंगे फुल फ्लैश्ड वायरस। अब ये जो कंप्लीट वायरस यहाँ पे फॉर्म हुआ है, आपको एक बात जो दिमाग में रखनी है, अब क्या होता है कि जो वायरस के टेल होती है उसकी टिप में लाइसोजाइम भी ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के साथ लाइसोजाइम, यहाँ पे ये देखिए, ये लाइसोजाइम जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था वो इसकी टिप में चला जाएगा। अब आपको मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि होस्ट सेल, अब होस्ट सेल में एंट्री जब ली थी वायरस ने, और अब जब होस्ट सेल से एग्जिट लेगा वायरस, अब इन दोनों में जो एंजाइम काम करता है वो यही यही एंजाइम है, लाइसोजाइम। जब ये असेंबली का स्टेप हो गया है, अब लाइसोजाइम भी इसके अंदर पहुंच चुका है, तो अब जो लास्ट स्टेप आता है वो स्टेप है द स्टेप ऑफ रिलीज। होस्ट के सेल वॉल को थोड़ा सा फिर से डिग्रेड करेगा और उसके बाद वो रिलीज आउट हो जाएगा। इट इन्फेक्ट्स द न्यू सेल्स। अब लाइटिक साइकिल के बारे में आपने यहाँ पे पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में। लाइटिक साइकिल में आपने स्टडी किया टी फेजिस को, उसमें भी बेसिकली T4 फेजिस को। अब हम यहाँ पे लाइसोजेनिक साइकिल में जो मॉडल यहाँ पे स्टडी करेंगे वो है लैम्डा फेज। अब यहाँ पे वही टर्म आएगा जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि है प्रोफेज। तो अब फर्स्ट स्टेप सेम स्टेप है बिल्कुल जैसे लाइटिक साइकिल में हुआ था, वो है एड्सॉर्प्शन। इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसमें आप वही है कि होस्ट सेल से अटैच, होस्ट रिसेप्टर से बेसिकली अटैच करेगा, और अगर वहां पे सक्सेसफुल अटैचमेंट हो गई तो जो दूसरे नंबर पे स्टेप आएगा वो है जीनोम एंट्री। अब यहाँ पे जो थर्ड स्टेप आएगा वो लाइसोजेनिक साइकिल का एक बहुत ही मेजर स्टेप है, वो है प्रोफेज फॉर्मेशन। अब इसे भी मैं आपको फिर से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट यहाँ पे करूंगा ताकि आप अच्छे से इसे समझ जाएं। अब ध्यान से देखिएगा होता क्या है, जब वायरस का जीनोम सेल के अंदर एंटर होगा तो वो ऑब्वियसली एक सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलर फॉर्म ले लेगा। बट जब वो इस पर्टिकुलर होस्ट जीनोम से इंटीग्रेट करेगा तो क्या होता है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर साइट होती है जिसके बारे में मैं आपको एंड में फिर से एक्सप्लेन करूंगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होते हैं यहाँ पे, ओके, जहाँ पे क्या करता है कि कट लगता है और ये जो वायरस का जीनोम है ये इंटीग्रेट कर जाएगा इस होस्ट के जीनोम के साथ। अब इसके लिए इस सर्कुलर जीनोम को पहले लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कट के बाद ऑटोमेटिकली हो जाता है, और ये लीनियर क्या करता है जाके इससे अटैच कर जाएगा। ये जो मैंने यहाँ से यहाँ पे रेड पे शो किया है ये है वायरल जीनोम, और ये ब्लैक से जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है वो है होस्ट जीनोम। इन्हीं दोनों के इसी हाइब्रिड को कहते हैं हम प्रोफेज। यही फॉर्मेशन है जो लाइटिक साइकिल को लाइसोजेनिक साइकिल से डिफरेंशिएट करती है, ओके। तो अब इसके बाद थर्ड स्टेप के बाद जो फोर्थ स्टेप आता है वो थोड़ा अलग है, वो लाइटिक साइकिल की तरह बिल्कुल नहीं है। फिर से इसमें क्या होता है कि जो ये जीन है एक्चुअली, जो वायरल जीनोम यहाँ पे इस होस्ट के साथ इंटीग्रेट किया है
वो फुल इनएक्टिव फॉर्म में है। बट यहाँ पे इसी के अंदर एक पर्टिकुलर जीन होगा, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा ब्लैक से रिप्रेजेंट कर दूं, ये समझ लीजिए उसके कुछ कोडॉन्स हैं जो यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे और वो फॉर्म करेंगे एक रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म करता है, ये फुल इस जीनोम की आप कह सकते हैं एक्सप्रेशन को होने नहीं देगा। अब जब भी ये होस्ट जीनोम खुद रेप्लिकेट करेगा तो उसके साथ वायरल जीनोम भी रेप्लिकेट करेगा, और अगर जो कॉपीज बनी फुल इसकी प्रोफेज की, तो ये क्या होगा, जो भी उसकी प्रोजेनी होंगी उसमें भी चली जाएंगी। तो अब इस चीज को जो डिस्टर्ब कर सकता है उसमें दो कंडीशंस आती हैं, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है कि अगर किसी वजह से रिप्रेसर प्रोटीन है वो इनएक्टिव हो जाए, जो कि हो सकता है म्यूटेशन की वजह से, या फिर दूसरा है कि उसकी सिंथेसिस किसी तरह से बंद हो जाए। अब अगर रिप्रेसर प्रोटीन की सिंथेसिस बंद हो गई तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा वायरल जीनोम है जो लाइसोजेनिक साइकिल में है, अब वो चला जाएगा लाइटिक साइकिल में। अब लाइटिक साइकिल में जाने के लिए जो सबसे पहली प्रोसेस ये करेगा, वो क्या करेगा कि यहां से जिन सीक्वेंस से यहां से वो मर्ज हुआ था, उन्हीं पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस से वो वहां से कट हो जाएगा और जो ये होस्ट जीनोम है उससे सेपरेट हो जाएगा। तो इसकी लाइन हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि दे सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम होस्ट क्रोमोसोम या होस्ट जीनोम। ये अपनी सिंथेसिस शुरू कर देंगे जैसा लाइटिक साइकिल में आपको देखने के लिए मिला था, जिसमें वो सेम टू सेम वही प्रोसेस करेंगे जो लाइटिक साइकिल में वहां पे प्रोसेस उन्होंने की थी, जो की थी कि वो उनकी मशीनरी को हाईजैक करेंगे, फिर ट्रांसक्राइब करेंगे, फिर ट्रांसलेट करेंगे, फिर वो अपना फुल वायरस वगैरह फॉर्म करेंगे और होस्ट को लाइस करेंगे और निकल के दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट करेंगे, सेम जो लाइटिक साइकिल में हुआ था। अब ना, जो मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, ये जो मैंने आपको सीक्वेंस यहाँ पे शो किए हैं, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, जो कि आपके लिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत जरूरी हो सकती है आने वाले टाइम में, अगर आप फर्दर इसमें स्टडी करना चाहेंगे तो अब ये जो मैंने आपको सीक्वेंस वहां पे शो किए थे, ये थे कंजर्व्ड सीक्वेंसेस। अब ये कंजर्व्ड सीक्वेंस होते हैं, ये पर्टिकुलरली 14 टू 50 बेस पेयर सीक्वेंसेस हो सकते हैं, और इन्हें कहा जाता है अटैचमेंट साइट्स। अब इस अटैचमेंट साइट की जो स्पेशलिटी है वो है सेम एक्ससीजन एंड अटैचमेंट में हेल्प करना। अब जब हम बैक्टीरिया में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिए बैक्टीरिया यहाँ पे होस्ट है, तो उसमें हम कहते हैं इसे या फिर लिखते हैं इसे ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर इसे और कह सकते हैं ए डबल टी कैपिटल बी, ठीक है, एट बी। अब मैं इसे एट बी कहता हूं पर इसे ए टी टी बी ही कहा जाता है। और जो हमारे पास फेज होता है, जो वायरस है यहाँ पे, उसमें इस साइट को बोलते हैं एटीटीपी। अब इसी से मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यहाँ पे शो करूंगा। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जब ना ये लाइसोजेनिक जो साइकिल है, जब ये लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो रही होती है, तो मैं इसे किसी और कलर से ही रिप्रेजेंट कर दूं यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो मैंने यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किए हैं, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ये कंजर्व्ड सीक्वेंसेस है ना। और इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा होस्ट का जीनोम। अब जो ये कंजर्व्ड सीक्वेंस यहाँ पे है, वैसे तो एक्सीजन यहीं से होना चाहिए जब लाइटिक साइकिल से लाइसोजेनिक साइकिल में वायरस शिफ्ट करेगा, बट कभी कभी क्या होता है कि सपोज अगर एक्सीजन इस साइड पर से होना हो, ये जो मैंने यहाँ पे डार्क कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है, अब उसके बजाय जो एक्सीजन हुआ वो हो गया इस पर्टिकुलर साइड से, ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन से रिप्रेजेंट किया। तो अब क्या होता है, जो वायरस का जीनोम यहां से सेपरेट हुआ, उसके साथ आ जाएंगे कुछ एक्स्ट्रा जीन्स, जो कि मैंने यहाँ पे ग्रीन से रिप्रेजेंट किए हैं। अब ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे
आए हैं, सपोज इसमें कोई जीन है। अब जब ये वायरस अपना फुल फ्लेज्ड मतलब इसको सर्कुलर फॉर्म में करेगा और न्यू होस्ट में जब इन्फेक्ट करेगा, तो ये क्या करता है, इन जीन्स को ट्रांसफर कर देगा एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। अब नॉर्मली क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो यूजुअली बाइनरी फिजन या फिर फिजन से आप कह सकते हैं डिवाइड करेगा, पर उसमें जो रिकम्बिनेशन होता है ये तीन प्रोसेसेस से होता है। एक है कंजुगेशन, एक है ट्रांसफॉर्मेशन, और थर्ड है ट्रांसडक्शन। अब ये जो यहाँ पे जीन ट्रांसफर हुआ, ये ट्रांसडक्शन प्रोसेस का एक पार्ट है, जिससे बैक्टीरिया में नए रिकम्बिनेंट्स फॉर्म होते हैं। अब इसके बाद मैं आपको जो चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है कंडीशंस फॉर लाइटिक एंड लाइसोजेनिक शिफ्ट। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो ये लाइसोजेनिक और लाइटिक शिफ्ट होता है वो पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है एनवायरनमेंट फैक्टर। अब एनवायरनमेंट फैक्टर से आप क्या समझते हैं यहाँ पे, अब एनवायरनमेंट फैक्टर से अब हम यहाँ पे एनवायरनमेंट फैक्टर है वो जब अफेक्ट करेगा होस्ट सेल को। एक्चुअली अगर मैं कहूँ ये बैक्टीरिया है, ये मैंने बैक्टीरिया बना दिया जो कि इन्फेक्टेड है वायरस से। अभी मैं वायरस ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दूंगा, यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो अब एनवायरनमेंट फैक्टर में क्या आ सकता है, सबसे पहले कंडीशन आएगी न्यूट्रिशन की, दूसरी आएगी टेम्परेचर की, और तीसरी आप रख सकते हैं पीएच की। अब ध्यान दीजिए कि अगर न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट में कम है, टेम्परेचर ज्यादा है और पीएच भी ऑल्टर्ड है, अब इन तीन कंडीशन से क्या होता है कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो स्ट्रेस कंडीशन में है। अब इन स्ट्रेस कंडीशन में जब वो है तो जो वायरस है वो शो करेगा लाइसोजेनी। अब इन सब कंडीशन में वो लाइसोजेनी जब शो करेगा तो वो सिमिलरली जब वायरस रेप्लिकेट करेगा उसके साथ खुद रेप्लिकेट होगा, पर वो बैक्टीरिया जब रेप्लिकेट करेगा तो उसके साथ खुद रेप्लिकेट होगा और वो उस बैक्टीरिया को लाइस बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जब ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं लाइसोजेनी की, तो ये कुछ और क्यों करे, सिंपल सी बात है। पर जब यही सेम कंडीशंस रिवर्स हो जाए, जैसे हमारे पास कोई बैक्टीरिया है जिसको न्यूट्रिशन अच्छा खासा मिल रहा, अब टेम्परेचर है आप कह सकते हैं ऑप्टिमम, और जो पीएच है वो भी ऑप्टिमम है, तो अब इस कंडीशन में लाइटिक साइकिल को प्रमोशन मिलेगा। अच्छा एक और बात, हाँ यहाँ पे मैंने ऑप्टिमम क्यों लिखा है, जो ये टेम्परेचर कंडीशन है, अगर ये टेम्परेचर कंडीशन हाई हुई या लो हुई ऑप्टिमम से, तब वो स्ट्रेस कंडीशन में जाएगा। अब इसके अलावा वो दूसरा जिस चीज पे डिपेंड करेगा वो है जो उसका होस्ट है वो कौन सी फेज में है। जब भी होस्ट ग्रोइंग फेज में होता है तब लाइटिक साइकिल को प्रमोशन मिलता है। जब जब होस्ट आप कह सकते हैं डोरमेसी के स्टेट में है या फिर वो किसी तरह के सर्वाइवल स्टेट में है, तो उस टाइम लाइसोजेनिक साइकिल को प्रमोशन मिलता है। लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल में नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है, और दूसरा जिस चीज का रोल है वो है फॉस्फेट। अब ये सब है एनवायरनमेंट के अंदर ही आ गए। अब इसके बाद जो दूसरा एक्चुअल रीजन है जिसपे वो डिपेंड करता है वो है जीन्स। दो तरह के जीन हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, एक है सी आई जीन और एक है सी आर ओ जीन। आप कह सकते हैं कि ये जीन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं जो वायरस को लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में शिफ्ट कर सकते हैं। अब इन जीन्स में जो सी आई जीन है वो रिप्रेसर प्रोड्यूस करेगा, और ये जो क्रो जीन है ये है एंटी रिप्रेसर। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये लाइसोजेनी को प्रमोट करेगा और ये प्रमोट करेगा लाइटिक। थर्ड पॉइंट जो है वो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब एक्सटर्नल स्टिमुलाई में जो आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो यहाँ पे पढ़ते हो वो है यूवी रेडिएशन का। आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो यूवी रेडिएशन है ये क्या करती है, जो प्रोटीन है जिसको हम रिप्रेसर प्रोटीन बोल रहे थे उसे म्यूटेट कर देगी,
और उसे म्यूटेट करने के बाद क्या होगा कि वो काम करना बंद कर देगा और जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो शिफ्ट हो जाएगा लाइटिक साइकिल में। यही था मेन जो मुझे आपको पढ़ाना था। इसी के साथ मैं चलता हूं, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।